हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड के सभी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आज मैं आप सभी के लिए यूकेपीएससी द्वारा कंडक्ट कराए गए पेपर्स की रिवीजन क्लास लेके आई हूँ। देखिए, आज की ये क्लास आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड व अन्य यूकेपीएससी द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग हमारी इस क्लास में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्विज के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप कोई ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस सीरीज़ को हम स्टार्ट करते हैं और इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। तो देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर भारत और भूटान देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, हाल ही में खबरों में रहा प्रदान पोर्टल निम्न में से किस संगठन से जुड़ा है। तो देखिए, प्रदान पोर्टल ये जुड़ा हुआ है किस संगठन से? इसरो से, यानी कि ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, बेंगलुरु में बिजली वितरण में सुधार के लिए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करने के लिए निम्न में से कौन सा संगठन है? तो देखिए, बेंगलुरु में बिजली वितरण में सुधार के लिए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करने के लिए कौन सा संगठन है? ये संगठन है एडीबी संगठन। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्वर्गीय जनरल विपिन रावत को पहला सीडीएस निम्नलिखित में से किस तिथि को नियुक्त किया गया था? तो देखिए, स्वर्गीय दो जनरल विपिन रावत हैं, इनको पहला सीडीएस नियुक्त किया गया था कब? 31 दिसंबर 2019 को। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, मंत्रिमंडल ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत और निम्न में से किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी? तो देखिए, मंत्रिमंडल ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत और उज्बेकिस्तान देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय विदेश मंत्रालय ने ब्रांड इंडिया को उजागर करने के लिए निम्न में से किस श्रेणी की वेबसाइट लॉन्च की है? तो देखिए, केंद्रीय विदेश मंत्रालय ने ब्रांड इंडिया को उजागर करने के लिए किस श्रेणी की वेबसाइट लॉन्च की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इकोनॉमिक डिप्लोमेसी वेबसाइट। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान साहित्य उत्सव विज्ञानिका का आयोजन निम्न में से किस भारतीय व्यक्तित्व की जयंती पर किया गया था? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान साहित्य उत्सव विज्ञानिका का जो आयोजन है ये किस भारतीय व्यक्तित्व की जयंती पर किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीनिवास रामानुजन। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्न में से किस शहर के हवाई अड्डे का नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा रखा जाएगा? तो देखिए, कौन सा ये शहर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अयोध्या। अयोध्या शहर के हवाई अड्डे का नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में निर्दिष्ट कुशल श्रमिक में साझेदारी के संबंध में निम्न में से किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जापान। भारत ने निर्दिष्ट कुशल श्रमिक में साझेदारी के संबंध में जापान देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में खबरों में रही वासुकी नाम की ट्रेन निम्न में से किस रेलवे जोन से जुड़ी हुई है? तो देखिए, वासुकी नाम की जो ट्रेन है ये जुड़ी हुई है किस रेलवे जोन से? ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है, ये जुड़ी हुई है दक्षिणी पूर्व मध्य रेलवे से। ऑप्शन सी करेक्ट कर लीजिएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। जो आपकी वासुकी नाम की ट्रेन है ये किस रेलवे जोन से? दक्षिणी पूर्व मध्य रेलवे जोन से जुड़ी हुई है। अगला क्वेश्चन है आपका,
भारत ने हाल ही में निम्न में से किस देश के साथ अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक में भाग लिया है? तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका बहरीन। भारत ने हाल ही में बहरीन देश के साथ अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक में भाग लिया है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी करंट अफेयर भी आपके यहाँ से क्लियर हो जाएगी, तो आप इस सेशन में एंड तक बने रहें। और अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने छात्र छात्राओं को शीघ्र कौशल विकास प्रदान करने के लिए निम्न में से किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो देखिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने छात्र छात्राओं को शीघ्र कौशल विकास प्रदान करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा HP कंपनी के साथ। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वाधीनता के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत की स्वाधीनता के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था कौन? क्लीमेंट एटली, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देखिए मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसके प्रथम अध्यक्ष थे कौन? WC बनर्जी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सर्वप्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सर्वप्रथम जो विभाजन हुआ था ये हुआ था आपके वर्ष 1907 में, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो देखिए सिखों के जो अंतिम गुरु थे ये कौन थे? ये थे गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हुमायूं नामा नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो हुमायूं नामा जो पुस्तक है इसकी रचना किसने की थी? गुलबदन बानो बेगम ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो देखिए गौतम बुद्ध जो है इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कहाँ पर? इसका राइट आंसर हो जाएगा गया में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कथा सरित सागर किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखिए कथा सरित सागर जो लिखी गई है ये लिखी गई है किसके द्वारा? सोमदेव के द्वारा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बाजार नीति को कठोरता से लागू किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। और बाजार नियंत्रण के लिए अलाउद्दीन खिलजी जाने जाते हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखेंगे। और दिल्ली सल्तनत के ये शासक थे अलाउद्दीन खिलजी जिन्होंने बाजार नीति को कठोरता से लागू किया था। अगला क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने किया? तो देखिए बुलंद दरवाजा जो है इसका निर्माण किया था किसने? अकबर ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 2021 में भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? तो देखिए वर्ष 2021 का करंट अफेयर है ये, और इसमें भारत के राज्यों की संख्या बतानी है कितनी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन प्रायद्वीपीय भारत के पठार से संबंधित नहीं है? तो देखिए कौन सा प्रायद्वीपीय है जो कि भारत के पठार से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है आपका यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए जो आपको यहाँ पे 4 युग्म दिए हुए हैं, हीराकुंड बांध परियोजना, महानदी टिहरी बांध परियोजना, यमुना रिहंद घाटी परियोजना, रिहंद सरदार सरोवर परियोजना, नर्मदा। तो कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो आपका सुमेलित नहीं है कौन सा? टिहरी बांध परियोजना, यमुना। जो टिहरी बांध परियोजना है ये भागीरथी और भिलंगना नदियों के संगम पर बना है, लेकिन यमुना पर नहीं बना है। तो आपका यहाँ पे इनकरेक्ट बताना है कौन सा है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न राज्यों को उनके क्षेत्रफल के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
तो देखिए यहाँ पे जो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें थोड़ा-सा डाउट हो रहा है कि ये ऑप्शन गलत हैं। निम्नलिखित में से भारत और अफ़गानिस्तान के मध्य सीमा कौन-सी है? तो देखिए भारत और अफ़गानिस्तान के मध्य सीमा कौन-सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डूरंड सीमा रेखा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न युग्मों में से कौन-सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए इन युग्मों में से कौन-सा सुमेलित नहीं है? बी हो जापान, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इनमें से भी बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। जुआंग ओडिशा, रांची गुजरात, कुकी पश्चिम बंगाल, गरासिया राजस्थान। तो देखिए यहाँ पे आपको इनकरेक्ट बता देना है, तो रांची गुजरात से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जुआंग ओडिशा से, कुकी पश्चिम बंगाल से और गरासिया राजस्थान से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? चमोली आपकी अलकनंदा, पिथौरागढ़, नंदाकनी, ऋषिकेश, गंगा, सतपुली, नयार। तो देखिए यहाँ पे आपका कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पिथौरागढ़, नंदाकनी, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है, ये सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इम्फाल किस राज्य की राजधानी है? तो देखिए इम्फाल जो है ये किस राज्य की राजधानी है? ये मणिपुर राज्य की राजधानी है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन एक वायु का प्रकार नहीं है? तो देखिए इनमें से वायु का प्रकार नहीं है कौन सा? रिस, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सदस्यों की नियुक्ति की अवधि होती है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सदस्यों की नियुक्ति की जो अवधि होती है वो कितनी होती है? 9 वर्ष के लिए होती है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के महान्यायवादी के कार्यकाल की अवधि है? तो देखिए भारत के जो महान न्यायवादी होते हैं इनके कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो देखिए राष्ट्रपति ने अब तक राष्ट्रीय आपातकाल की कितने बार? 3 बार घोषणा की है, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपातकालीन की घोषणा कब की गई, किस वर्ष में की गई है 3 बार? ये वर्ष आप कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का निर्वाचन आयोग एक, तो देखिए भारत का जो निर्वाचन आयोग है एक संवैधानिक निकाय है ये, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोंटेटिस मोटेंडी पद का अर्थ है? तो देखिए मोंटेटिस मोटेंडी पद का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है यथावश्यक परिवर्तन सहित, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, भारतीय उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी? तो देखिए भारतीय उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? ये थी आपकी न्यायमूर्ति फातिमा बीवी, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक्स पोस्ट फैक्टो शब्दावली का अर्थ है? तो देखिए एक्स पोस्ट फैक्टो इस शब्दावली का अर्थ क्या होता है? भूतलक्षी प्रभाव, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऑटर डोट शब्दावली का अर्थ है? तो आप इन छोटी छोटी शब्दावलियों को भी थोड़ा सा ध्यान में रखिए, इस तरीके से क्वेश्चन भी आयोग द्वारा पूछे जा रहे हैं अक्सर। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? इसका राइट आंसर है पराधिकार। ऑटर डोट शब्दावली का अर्थ होता है पराधिकार। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रो बोनो पब्लिको शब्दावली का अर्थ है? तो देखिए प्रो बोनो पब्लिको इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है जनहित में, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पे आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, वाक्यांश डिफैक्टो का अर्थ है? तो देखिए वाक्यांश डी फैक्टो यानी वास्तविक का जो अर्थ होता है वो क्या होता है ये बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी तथ्य एवं आंकड़े, इसका अर्थ होता है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा देश सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो देखिए कौन सा देश ऐसा है जो कि सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? ये देश है आपका फ्रांस, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बाल श्रम निषेध
निषेध एवं नियमन अधिनियम अधिनियमित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आगामी एग्जाम में भी पूछे जाने के चांसेस हैं, तो इसको जरूर ध्यान में रखें आप। बाल श्रम निषेध और नियमन अधिनियम अधिनियमित किया गया था कब? वर्ष 1986 में। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति में अनाधिकृत प्रवेश कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्या कहलाता है? अतिचार कहलाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से भारतीय दंड संहिता 1860 का निर्माता कौन है? तो देखिए, इसमें से भारतीय दंड संहिता 1860 के निर्माता हैं लॉर्ड मैकाले। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रबंध किसके हाथों में निहित था? ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रबंध है ये गवर्नर और 24 डायरेक्टर्स के हाथों में निहित था, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वर्ष मद्रास एजेंसी को प्रेसिडेंसी का दर्जा दिया गया? रिपीटेड क्वेश्चन है ये, इसको आप याद कर लीजिए क्योंकि ये आईओ के द्वारा रिपीट किया जा रहा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1665। मद्रास एजेंसी को प्रेसिडेंसी का दर्जा दिया गया वर्ष 1665 ईस्वी में। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का प्रथम विधि आयोग किस चार्टर के तहत गठित हुआ था? तो भारत का जो प्रथम विधि आयोग था ये किस चार्टर के तहत गठित किया गया था? ये किया गया था 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है आपका, और आपके 50 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके आप सभी लोगों से इस सेशन को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन आप सभी को यहाँ पे प्रोवाइड कराया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, किस वर्ष में अंग्रेजों ने सूरत में व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित की थी? तो देखिए, अंग्रेजों ने सूरत में व्यापारिक फैक्ट्री कब स्थापित की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ष 1612 में। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मेयर्स कोर्ट किस चार्टर के तहत स्थापित किया गया था? तो मेयर कोर्ट किस चार्टर एक्ट के तहत स्थापित किया गया था ये बताना है यहाँ पे, तो काफी महत्वपूर्ण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1726। किस चार्टर एक्ट के तहत? चार्टर एक्ट 1726 के तहत मेयर्स कोर्ट की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी। तो उत्तरकाशी का प्राचीन नाम पूछा जा रहा है अक्सर, इसका प्राचीन नाम क्या था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाड़ाहाट। आप सभी को मैंने बताया था अपनी क्लासेस में भी, जो क्लासेस हमारे द्वारा कराई जा रही हैं तो उसमें भी बाड़ाहाट बताया हुआ था कि उत्तरकाशी का प्राचीन नाम बाड़ाहाट है। अगला क्वेश्चन है, चांदपुर गढ़ी किस जनपद में स्थित है? तो चांदपुर गढ़ी जो है ये आपकी स्थित है कहाँ पर, किस जनपद में? इसका राइट आंसर है चमोली जनपद में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, टिहरी राज्य का भारतीय संघ में विलीनीकरण हुआ था? तो ये भी आपका रिपीट किया गया क्वेश्चन है। टिहरी राज्य का भारतीय संघ में विलीनीकरण ये पूछा जा रहा है आयोग के द्वारा अक्सर, और बैक टू बैक पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन, तो इसको ध्यान रखेंगे। जो भी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं वो आपको मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ ताकि आपको थोड़ी सी हेल्प और मिल जाए। देखिए, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 1949। भारतीय राज्य का भारतीय संघ में विलीनीकरण हुआ 1949 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कुमाऊं कमिश्नर के रूप में कार्यरत नहीं रहा? तो देखिए, कुमाऊं कमिश्नर कौन नहीं रहे इनमें से? ट्रेल लुसिंगटन बैटन या पाम सर्टन? तो अलग से जो नाम लग रहा है आपको, ये कौन सा लग रहा है? पाम सर्टन लग रहा है ना, तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन है, ब्रिटिश शासन में उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों की असिंचित भूमि का नाम दिया गया है। तो देखिए, ब्रिटिश शासन में उत्तराखंड के जो पर्वतीय क्षेत्रों की असिंचित भूमि है उसको क्या नाम दिया गया है? उसको नाम दिया गया है उपराऊ। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड क्रांति दल के संस्थापक कौन थे? तो देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल यानी कि जो यूकेडी के संस्थापक थे ये कौन थे? ये थे डॉक्टर देवी दत्त पंत। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुई थी? सभी क्वेश्चन बताए गए हैं आपको। हमारी जो क्लासेस चलाई गई है उत्तराखंड पुलिस और उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड के रिगार्डिंग, तो आप उसको एक बार उन क्लासेस को जरूर आप देखिएगा। अभी तक आप सभी को 50-55 क्लासेस प्रोवाइड करा दी गई हैं फॉरेस्ट गार्ड और उत्तराखंड पुलिस की, तो इनमें सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं। जो भी ये क्वेश्चन उत्तराखंड के रिपीट हुए हैं तो उनको
इन डिटेल बताया हुआ है आपको, तो आप सभी लोग उन क्लासेस को एक बार जरूर चेकआउट कीजिए स्टडी विद एम पर। अगला है आपका रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुई थी, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1847 में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है मसूरी गोलीकांड हुआ था, तो ये क्वेश्चन भी बताया था मसूरी गोलीकांड कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 सितंबर 1994 को। अगला क्वेश्चन देखेंगे वर्ष 1962 के चीन युद्ध से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति तिब्बत से व्यापार करती थी? ये भी क्वेश्चन भी आपको बताया हुआ है, तो ये कौन सी जनजाति थी आप सभी को पता ही होगा। ये जो जनजाति है ये आपकी है भोटिया जनजाति। 1962 से चीन युद्ध से पूर्व कौन सी जनजाति तिब्बत से व्यापार करती थी पूछा जाए तो आपको करेक्ट कर लेना है भोटिया जनजाति में। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध पत्थर युद्ध बग्वाल खेला जाता है, ये भी आपको बताया है। तो बग्वाल जो खेला जाता है ये आपके कहाँ पर? देवीधुरा मेले में खेला जाता है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसको पाषाण युद्ध यानी पत्थर का युद्ध भी बोला जाता है देवीधुरा मेले को, जो कि रक्षाबंधन के अवसर पर यह मेला लगता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे उत्तराखंड इन्वेस्टर्स सम्मेलन 2018 देहरादून में कब हुआ था? तो देखिए उत्तराखंड इन्वेस्टर्स सम्मेलन 2018 देहरादून में हुआ था। कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 एवं 8 अक्टूबर को, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में किस वर्ष ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग का गठन किया गया था? तो देखिए ग्राम्य विकास और पलायन आयोग यहाँ पे पूछा है और आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 2016, 2017, 2018 और 2018। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ऑप्शन इनकरेक्ट लग रहे हैं, तो आप बताइए कि ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग का गठन कब किया गया? कोशिश कीजिए इसका राइट आंसर लगाने की। अगर नहीं आता है तो मैं आपको कमेंट करके इसका राइट आंसर बताऊंगी। अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो देखिए जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है 38.43%। अगला क्वेश्चन है नैनीताल की खोज किसने की थी? तो ये तो आपको पता ही होगा कि पी बैरन ने नैनीताल की खोज की, सभी लोगों ने पढ़ा होगा, सभी को क्लियर होगा ये। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सा जनपद सेब का सर्वाधिक उत्पादक है? तो देखिए उत्तराखंड राज्य में सेब का सर्वाधिक उत्पादक जनपद कौन सा है? ये जनपद है आपका कौन सा? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरकाशी। उत्तरकाशी का जो हर्षिल क्षेत्र है ना वो सेब के बागानों के लिए जाना जाता है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को गठन करने हेतु निर्देशित करता है? तो आपका कौन सा अनुच्छेद है संविधान का? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 जो है ये राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को गठित करने हेतु निर्देशित करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों के समाधान का निर्णय दिया जाता है। तो देखिए राष्ट्रपति चुनाव संबंधी विवादों के समाधान पर निर्णय दिया जाता है किसके द्वारा? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। तो राज्य के मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है ये राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे भारत के उप राष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का जो प्रस्ताव है ये राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 10 आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं ये 65 वर्ष की आयु तक पद पर बने रह सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा यदि पंचायत भंग की जाती है तो उसके चुनाव किए जाने आवश्यक है। तो देखिए यदि पंचायत को भंग कर दिया जाता है तो उसके जो चुनाव है वो 6 माह के अंदर किए जाने आवश्यक हैं। और अगला क्वेश्चन है आपका भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। भारत के राष्ट्रपति को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। आपने सेशन को अभी भी शेयर नहीं किया है तो आप सभी लोग मिलकर जल्दी से सेशन शेयर कर लीजिए
और फिर अगला क्वेश्चन है आपका, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं? तो देखिए लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितने स्थान आरक्षित किए गए हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा 84। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो देखिए संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, पंचायतों के चुनाव कराने के लिए निर्णय निम्न में से किसके द्वारा लिया जाता है? तो देखिए पंचायतों के चुनाव कराने के लिए निर्णय लिया जाता है किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम विश्वविद्यालय में आविष्कृत किया गया है? तो देखिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि विश्वविद्यालय में आविष्कृत किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनिक्स। ये कौन सा सिस्टम है? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन ट्रांसलेटर है? तो देखिए इनमें से ट्रांसलेटर बताना है कौन सा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कंपाइलर। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा RDBMS का उदाहरण है? तो देखिए RDBMS का उदाहरण बताना है यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओरेकिल। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पेरिफेरल डिवाइस का उदाहरण कौन सा है? तो देखिए पेरिफेरल डिवाइस का उदाहरण बताना है कौन सा है इसमें से? प्रिंटर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी सामान्य प्रयोगकर्ता द्वारा उपयोग नहीं की जाती? तो कौन सी ये मेमोरी है? ये मेमोरी है आपकी रोम, यानी कि ROM, रोम रीड ओनली मेमोरी होता है इसका फुल फॉर्म, ये भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? तो देखिए कंप्यूटर की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है इनमें से? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जावा। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई भूमिका नहीं है। तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई भूमिका नहीं है वायरस से सुरक्षा में। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, DBMS में निम्नलिखित में से किसे प्रयोग किया जाता है? तो देखिए DBMS में प्रयोग किया जाता है SQL का। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? तो इनमें से पेरिफेरल डिवाइस नहीं है आपकी CPU। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के CPU का भाग नहीं है? तो कंप्यूटर के CPU का भाग नहीं है इनमें से कौन सा? CPU। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे आपके साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप स्किप कर सकते हैं साइंस के पोर्शन को, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन सॉल्व कराना है, तो हमें तो बताना ही पड़ेगा सारे क्वेश्चन, तो आप स्किप कर सकते हैं साइंस वाले भाग को। निम्न में से कौन मोनोसैचुरेटेड वसा अम्ल नहीं है? तो जो लोग देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ओलिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, सोनार उपयोग करते हैं। तो देखिए सोनार जो होते हैं वो क्या उपयोग करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा पराश्रव्य ध्वनि का। सॉरी। अगला क्वेश्चन है, सामान्य वायुमंडल का दाब है। तो देखिए सामान्य वायुमंडल का दाब कितना है? 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अल्कोहल पानी की अपेक्षा अधिक वाष्पशील होते हैं क्योंकि? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका क्वथनांक पानी से कम है। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक रूप से एस्पिरिन है। तो देखिए रासायनिक रूप से एस्पिरिन क्या है? एसिटिल सैलिसिलिक एसिड है। ये एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है रासायनिक रूप में एस्पिरिन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंसुलिन किस अंतःस्रावी ग्रंथि का उत्पाद है? तो देखिए इंसुलिन जो है ये किस अंतःस्रावी ग्रंथि का उत्पाद है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पैंक्रियाज यानी कि अग्नाशय। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बॉक्साइट किस धातु तत्व का अयस्क है? तो देखिए बॉक्साइट जो है ये किस धातु का अयस्क है ये बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम आधारित है। तो हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन का। अगला क्वेश्चन है, मॉर्स गैस मुख्य रूप से होती है। तो मॉर्स गैस जो होती है ये मुख्य रूप से होती है किसमें? मीथेन में।
और हाइड्रोजन बम आधारित होता है प्राकृतिक रेडियो धर्मिता पर। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है, ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी रक्त कणिकाएं प्रायः शरीर का सैनिक कहलाती है? तो देखिए कौन सी ये रक्त कणिकाएं हैं जो कि शरीर का सैनिक कहलाती हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? इसका राइट आंसर है WBC, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन निम्न में से किस शहर में किया गया है? ये तो आपका काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो यहाँ से आप स्किप मत कीजिएगा। तो देखिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जो उद्घाटन है वो किस शहर में किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वाराणसी शहर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उस डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है जिसका उपयोग भारत में कोविड टीकाकरण के लिए लाभार्थियों को ट्रैक करने के लिए किया जाएगा? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कोविन सिस्टम। इसका करेक्ट आंसर है कोविन सिस्टम। उस डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम बताना था, तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है कोविन सिस्टम। और लास्ट क्वेश्चन है आज के इस सीरीज का कि CDS स्वर्गीय श्री विपिन रावत का जन्म निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? तो देखिए CDS स्वर्गीय श्री विपिन रावत जो है इनका जन्म हुआ था कहाँ पर, किस स्थान पर? पौड़ी गढ़वाल में, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है, पता ही है आप सभी को। तो यहीं पर पौड़ी गढ़वाल में इनका जन्म हुआ था CDS विपिन रावत का, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ऊंचा थिएटर अगस्त 2021 में शुरू किया गया है, तो कहाँ पर ये शुरू किया गया है ये बताना है। तो देखिए दुनिया का सबसे ऊंचा थिएटर अगस्त 2021 में कहाँ पर? लद्दाख में शुरू किया गया है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसको भंग नहीं किया जा सकता किंतु समाप्त किया जा सकता है? तो देखिए राज्य विधान परिषद जो है इसको भंग नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, न्यायालय निम्न में से किस रीट के द्वारा किसी व्यक्ति को वह पद धारण करने से रोक सकता है जिसके लिए वह अधिकारी नहीं है? तो देखिए न्यायालय जो है ये किस रीट के द्वारा, ये रीट है अधिकार परीक्षा लेख, जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को वह पद धारण करने से रोक सकता है जिसके लिए वह अधिकारी नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन सी एक नियामक संस्था है? तो देखिए इनमें से नियामक संस्था कौन सी है? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि इसको इन शॉर्ट क्या बोला जाता है? सेबी बोला जाता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया प्रतिभूति और वित्त नियामक बोर्ड है, और इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई। 12 अप्रैल 1988 में इसकी स्थापना हुई, और सेबी अधिनियम 1992 के तहत वैधानिक मान्यता 30 जनवरी 1992 को प्राप्त हुई। और इसका मुख्यालय पूछा जाए कि सेबी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद रखना है कि मुंबई में इसका मुख्यालय है। कहाँ पर? मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जिला नियोजन समिति का प्रावधान करता है? तो देखिए कौन सा ये अनुच्छेद है ये बताना है, तो ये अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 243ZD, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। ये आर्टिकल है आर्टिकल 243ZD, जो कि जिला नियोजन समिति का प्रावधान करता है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पे आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 124वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम निम्न में से किससे संबंधित है? तो देखिए 124वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण से, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया? तो कौन सा ये संवैधानिक संशोधन था? जल्दी से आंसर करके बताएं जिन लोगों को आंसर आ रहा है।
तो देखिए ये था 74वां संवैधानिक संशोधन, जिसके द्वारा 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना वार्षिक प्रतिवेदन जो है वो किसको प्रस्तुत करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति को। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है। तो देखिए जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय वित्त मंत्री। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में किस भारतीय राज्य को सर्वोच्च स्थान मिला है? तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 2021 का ये करंट है। तो नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में किस भारतीय राज्य को सर्वोच्च स्थान मिला है? ये भारतीय राज्य है केरल राज्य, जिसको सर्वोच्च स्थान मिला है, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए अगला क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग का मुख्य कार्य क्या था? तो देखिए सरकारिया आयोग का यहाँ पे कार्य बताना है। तो इसका कार्य क्या था? मुख्य कार्य केंद्र राज्य संबंधों का पुनर्रक्षीकरण। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र राज्य संबंधों का पुनर्रक्षीकरण इसका मुख्य कार्य है सरकारिया आयोग का। और आपसे पूछा जाए कि सरकारिया आयोग जो है इसका गठन कब किया गया? तो देखिए भारत सरकार ने जून 1983 में इसका गठन किया सरकारिया आयोग का, और इसके अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया थे। ये पॉइंट भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट 2020 यानी कि एसडीआर 2020 के अनुसार विश्व में भारत का मानव विकास सूचकांक क्या है? तो देखिए यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार बताना है कि विश्व में भारत का मानव विकास सूचकांक क्या है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कितना है? 131 है। देखिए ये तो आपका 2020 की बात हुई, और 2021 की अगर हम बात करते हैं, यानी कि इस बार आपसे 2021 का भी पूछा जा सकता है। तो यूएनडीपी द्वारा 2022 में प्रकाशित मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कितना है? 132वां स्थान है। ये ध्यान रखेंगे, 2021 का पूछा जाए तो 132वां स्थान है। और यूएनडीपी के द्वारा ये सूचकांक कब प्रकाशित किया गया है? 2022 में प्रकाशित किया गया है, जिसमें भारत की रैंक कितनी है? 132वीं रैंक। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फसल वर्ष 2020-21 के लिए भारत में राष्ट्रीय स्तर पर खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य था। तो देखिए फसल वर्ष 2020-21 के लिए भारत में राष्ट्रीय स्तर पर खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य कितना था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 301 मिलियन टन। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, खुले बाजार की क्रियाएं निम्न में से किस नीति की विशेषता है? तो देखिए खुले बाजार की क्रियाएं जो हैं ये किस नीति की विशेषता हैं? ये आपकी है मौद्रिक नीति की विशेषता। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन शुरू किया गया था। तो देखिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन ये कब शुरू किया गया था? 2007-8 में शुरू किया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तेंदुलकर प्रविधि के आधार पर वर्ष 2011-12 के लिए भारत की गरीबी दर थी। तो देखिए तेंदुलकर प्रविधि के आधार पर बताना है कि वर्ष 2011-12 के लिए भारत की गरीबी दर कितनी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21.92%, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से सर्वोत्तम श्रेणी का कोयला कौन सा है? तो देखिए इनमें से बताना है कि सर्वोत्तम श्रेणी का कोयला कौन सा है। तो ये कोयला है कौन सा? एंथ्रेसाइट। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कपास की फसल के उत्पादन हेतु कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? रिपीटेड क्वेश्चन है। आंसर क्या हो जाएगा? काली मिट्टी। काली मिट्टी जो होती है ये कपास की फसल के लिए काफ़ी उपयुक्त होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर है। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है कि भारत की साक्षरता दर कितनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 74
0.04%, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुख्य केंद्रीय शेप पृथक करता है। देखिए मुख्य केंद्रीय शेप जो होता है ये पृथक करता है बृहद हिमालय तथा लघु हिमालय को। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन सी संवैधानिक संस्था है, आपको बताना है कौन सी ऐसी संस्था है जो कि इनमें से संवैधानिक संस्था है। तो ये संस्था है भारत का निर्वाचन आयोग, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और भारत का जो निर्वाचन आयोग है ये एक स्वायत्त एवं अर्धन्यायिक संस्था है। और देखिए भारतीय चुनाव आयोग यानी कि भारत का जो निर्वाचन आयोग है इसकी स्थापना कब की गई थी? 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस नदी के मुहाने पर एलियाबेट द्वीप स्थित है? तो देखिए नर्मदा नदी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एलियाबेट द्वीप जो है ये नर्मदा नदी के मुहाने पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुष महिलाओं की संख्या है। तो देखिए जनगणना 2011 के अनुसार प्रति 1000 पुरुष में महिलाओं की संख्या बतानी है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 940, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो देखिए पंजाब सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य स्थित है, बिल्कुल सही है ये। कुमाऊं हिमालय जो है ये यमुना एवं काली नदियों के मध्य स्थित है, ये भी आपका करेक्ट है। नेपाल हिमालय रावी एवं तीस्ता नदियों के मध्य, ये आपका इनकरेक्ट है। देखिए जो नेपाल है आपका ये काली एवं तीस्ता नदी के मध्य स्थित है, यानी कि ये आपका इनकरेक्ट हो गया। और असम हिमालय ये तीस्ता एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मध्य स्थित है। तो बाकी सही है और इनकरेक्ट बताना था, तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी नेपाल हिमालय जो है ये काली नदी एवं तीस्ता नदी के बीच फैली लगभग 800 किलोमीटर लंबी हिमालय श्रृंखला है जिसे नेपाल हिमालय कहा जाता है। ये ध्यान रखेंगे, काली नदी एवं तीस्ता नदी के बीच फैली लगभग 800 किलोमीटर जो लंबी हिमालय श्रृंखला है इसी को ही क्या कहा जाता है? नेपाल हिमालय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न दर्रों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए इन दर्रों को अगर हम पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करें तो कौन कौन से कैसे हो जाएंगे व्यवस्थित क्रम में? सबसे पहले आ जाएगा आपका जोजिला, फिर आएगा आपका शिवकिला, फिर आ जाएगा आपका मुलिंगला दर्रा आ जाएगा, फिर आएगा जेलेपला और लास्ट में क्या आ जाएगा? बोमडिला। लास्ट में आ गया आपका बोमडिला दर्रा। तो इस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस हिसाब से आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा और चौथा। देखिए जोजिला दर्रा की अगर हम बात करते हैं तो जोजिला जो दर्रा है ये कारगिल जिले में स्थित है। किस जिले में? कारगिल जिले में स्थित है। और यह दर्रा कश्मीर घाटी को द्रास एवं सुरु घाटियों से जोड़ता है। ये ध्यान रखेंगे। शिवकिला दर्रा जो है ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले को, हिमाचल प्रदेश का जो किन्नौर जिला है तो किन्नौर जिले को तिब्बत में नगारी विभाग के जांदा जिले से जोड़ता है। ये ध्यान रखेंगे, जांदा नामक जिले से जोड़ता है किन्नौर जिले को शिवकिला दर्रा। मुलिंगला दर्रा की बात करें तो ये उत्तराखंड राज्य को किससे जोड़ता है? तिब्बत से। उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ने वाला दर्रा है मुलिंगला दर्रा। जेलेपला दर्रा की बात करें तो ये सिक्किम राज्य को दक्षिण तिब्बत में किससे? चुम्बी नामक घाटी से जोड़ता है सिक्किम राज्य को। तो ये ध्यान में रखना है। और आपका जो लास्ट में बोमडिला दर्रा है ये अरुणाचल
प्रदेश को किससे जोड़ता है? लहासा से। ये आपको ध्यान में रखना है। तो अरुणाचल प्रदेश को लहासा से जोड़ने वाला दर्रा है बोमडिला दर्रा। तो ये सभी दर्रे आपको याद रखना है और यहाँ से अक्सर आयोग के द्वारा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दर्रों से, तो सभी दर्रे ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो देखिए दक्षिण भारत की यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी बतानी है, कौन सी है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अनाई मुड्डी। अनाई मुड्डी चोटी जो है ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो उत्तराखंड राज्य की बात करें तो कौन सी है? नंदा देवी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और इसकी हाइट कितनी है नंदा देवी की? जल्दी से आप सभी लोग भी कमेंट कीजिए, थोड़ा सा आप भी आंसर कीजिए जल्दी से, नंदा देवी की हाइट कमेंट कीजिए। अगला है, उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से किस जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो देखिए उत्तराखंड राज्य में भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे अधिक किस जिले का है ये बताना है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरकाशी जिला। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। उत्तराखंड राज्य में उत्तरकाशी जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अलकनंदा की कौन सी सहायक नदी कर्णप्रयाग में मिलती है? तो देखिए अलकनंदा की कौन सी ये सहायक नदी है जो कि कर्णप्रयाग में अलकनंदा से संगम करती है? तो ये नदी है आपकी पिंडर नदी। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए अलकनंदा नदी की बात करें तो ये कहाँ से इस नदी का उद्गम होता है? संतोपद से इस नदी का उद्गम होता है। संतोपद शिखर के अलकापुरी बांग हिमनद से ये नदी निकलती है अलकनंदा नदी। जबकि पिंडर नदी की बात करें तो इस नदी का उद्गम होता है पिंडारी ग्लेशियर से। ये ध्यान में रखेंगे, पिंडारी ग्लेशियर से आपकी निकली है पिंडर नदी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिमालयन फ्रंटियर थ्रस्ट यानी कि HFT स्थित है, कहाँ पर स्थित है ये बताना है। तो देखिए HFT यानी कि हिमालयन फ्रंटियर थ्रस्ट जो है ये आपका स्थित है कहाँ पे? इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा मैदान एवं शिवालिक के मध्य, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित जिलों को जनसंख्या के आधार पर आरोही क्रम में लिखिए। तो देखिए 2011 की जनगणना के आधार पर इन जिलों को जनसंख्या के आधार पर आरोही क्रम में लिखना है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या था? पहले आ जाएगा आपका रुद्रप्रयाग, फिर आएगा चंपावत, फिर आपका बागेश्वर और लास्ट में उत्तरकाशी। तो आरोही क्रम हो जाएगा आपका ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2001 से लेकर 2011 के दशक में उत्तराखंड की जनसंख्या वृद्धि दर रही। तो देखिए 2001 से लेकर 2011 के दशक उत्तराखंड में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही थी? इसका करेक्ट आंसर है 19.17%, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत वाला जिला कौन सा है? जिन लोगों को आंसर आ रहा है जल्दी से बताएं, ये तो अधिकतर लोगों को आ रहा होगा, तो अपना आंसर लगाएं आप कमेंट सेक्शन में। तो देखिए उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत वाला जो जिला है ये कौन सा जिला है? ये है आपका देहरादून जिला। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो देखिए माता टीला जो कि एक बहुउद्देशीय परियोजना है ये किस नदी पर स्थित है बताना है। तो ये नदी है कौन सी नदी? बेतवा नदी। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है और बेतवा नदी पर बने माता टीला बांध का जो निर्माण है वो कब किया गया था? वर्ष 1958 में इस बांध का निर्माण किया गया था। ध्यान दीजिएगा, बेतवा नदी पर बने माता टीला जो बांध है इसका निर्माण वर्ष 1958 में किया गया। और किस प्रदेश की सरकार की सहायता से इसका निर्माण किया गया ये भी पूछा जा सकता है। तो मध्य प्रदेश सरकार की सहायता से वर्ष 1958 में इस बांध का निर्माण कार्य किया गया। और यह परियोजना उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये भी ध्यान रखिएगा। यह परियोजना स्थित है आपके उत्तर प्रदेश राज्य में, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है और मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से यह बांध बनाया गया है और बेतवा नदी पर स्थित है, ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका,
निम्नलिखित में से ब्राह्मणों की कौन सी उपजाति स्थान के नाम पर आधारित नहीं है? तो देखिए कौन से ब्राह्मणों की उपजाति है जो कि स्थान के नाम पर आधारित नहीं है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा जोशी। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? तो देखिए उत्तराखंड में जौनसारी जनजाति पाई जाती है, थारू जनजाति भी है, बोक्सा भी है, लेकिन जो बैगा जनजाति है ये नहीं पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बैगा जनजाति उत्तराखंड से संबंधित नहीं है। बैगा जो जनजाति है ये भारत के मध्य प्रदेश, इसके अलावा छत्तीसगढ़ और आपका झारखंड प्रदेशों में पाई जाने वाली जनजाति है। जो बैगा जनजाति है ये भारत के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड प्रदेशों में पाई जाने वाली जनजाति है। और बैगा की उपजातियों की अगर हम बात करें तो इनकी उपजातियां कौन कौन सी है बैगा की? एक तो है बिजवार, दूसरा है नरोतिया, फिर भतेरिया, इसके अलावा नाहर, राय भैना और काड़ भैना, ये सभी उपजातियां हैं बैगा जनजाति की। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में जनमानस पर सर्वाधिक व्यापक प्रभाव किस संप्रदाय का पड़ा है? तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपका आगामी एग्जाम के लिए भी, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जा रहा है संप्रदाय से रिलेट करके। तो देखिए उत्तराखंड में जनमानस पर सर्वाधिक व्यापक प्रभाव किस संप्रदाय का? शैव और शाक्त संप्रदाय का पड़ा है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए शैव संप्रदाय की अगर हम बात करें तो शैव संप्रदाय क्या होता है? भगवान शिव तथा उनके अवतारों को मानने वालों को कहा जाता है शैव। जबकि शाक्त की अगर हम बात करते हैं तो हिंदू धर्म के 3 प्रमुख संप्रदायों में से एक है आपका शाक्त संप्रदाय। और आदि शक्ति यानी कि देवी की उपासना करने वालों को क्या कहा जाता है? शाक्त संप्रदाय कहा जाता है। शाक्त संप्रदाय वाला कहा जाता है उन्हें, यानी कि देवी की उपासना करने वाला जो संप्रदाय है इसको शाक्त संप्रदाय कहा जाता है। और इन्हीं का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है उत्तराखंड राज्य के जनमानस पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक लोक गाथा नहीं है? तो देखिए इनमें से बतानी है कौन सी एक लोक गाथा नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लाड़ी शाह। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और गढ़वाल में कौन सी लोक गाथा प्रचलित है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जिन्हें आंसर आ रहा है आप कमेंट करके बताइएगा कि गढ़वाल में कौन सी लोक गाथा प्रचलित नहीं है। जिन्हें नहीं आ रहा है मैं आंसर बता देती हूँ। जो गढ़वाल में राम बौराणी नामक जो लोक गाथा है ये काफी प्रचलित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में किस जनपद में हिल यात्रा लोक नाट्य का आयोजन होता है? तो देखिए हिल यात्रा लोक नाट्य का जो आयोजन होता है ये आप सभी को पता है पिथौरागढ़ जनपद में होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हिल यात्रा पिथौरागढ़ के किस घाटी में? सोर घाटी में धान रोपाई के समय मनाया जाता है। और इस उत्सव में कौन सा नृत्य किया जाता है? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आयोग के द्वारा। तो देखिए आपका जो हिल यात्रा उत्सव है इसमें एक नृत्य किया जाता है जिसका नाम है स्वांग नृत्य। ये आपको याद रखना है, स्वांग नृत्य इस उत्सव के अवसर पर किया जाता है। और हिल यात्रा नाटक का जो मुख्य कलाकार है वो क्या है? लखिया भूत है। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला है, उत्तराखंड में निम्न स्थानों में से कहाँ दुर्योधन और कर्ण की पूजा होती है? तो देखिए कौन सा स्थान है जहाँ पर दुर्योधन और कर्ण की पूजा की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है नेटवाड़, जो कि आपके कहाँ पर स्थित है? उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। तो देखिए कर्ण देवता का जो मंदिर है ये कहाँ पर? उत्तरकाशी के मोरी नेटवाड़ क्षेत्र में है कर्ण देवता का जो मंदिर। और दुर्योधन का जो मंदिर है ये भी आपके उत्तरकाशी में ही स्थित है। उत्तरकाशी के रवाई क्षेत्र में, मोरी नेटवाड़ क्षेत्र में तो है कर्ण का मंदिर, जबकि दुर्योधन का मंदिर है उत्तरकाशी के रवाई क्षेत्र में। और दुर्योधन की जो पूजा होती है वो किसके रूप में होती है? समेश्वर जो देवता है यहाँ पे, तो इनकी पूजा दुर्योधन के रूप में होती है, यानी कि समेश्वर को दुर्योधन का अवतार माना जाता है। और यहीं पर समेश्वर मेले का आयोजन भी किया जाता है। आपसे पूछा जाए कि समेश्वर जो मेला है ये उत्तराखंड राज्य के किस जनपद में आयोजित किया जाता है, पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है कहाँ पर?
ये उत्तरकाशी जनपद में आयोजित किया जाता है और समेश्वर को ही दुर्योधन का अवतार माना गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस जाति की गणना हिमालय की प्रागैतिहासिक जातियों में नहीं की जाती है? तो कौन सी ऐसी इसमें जाति है जिसकी गणना हिमालय के प्रागैतिहासिक जातियों में नहीं की जाती? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा शक, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तालेश्वर ताम्रपत्रों में किस राजवंश और राजधानी का पता चलता है? तो देखिए, तालेश्वर ताम्रपत्र में बताना है किस किस राजवंश और राजधानी का पता चलता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, पौरव राजवंश और राजधानी ब्रह्मपुर, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। तालेश्वर ताम्रपत्र का संबंध किस वंश से है, किस राजवंश से है पूछा जाए तो आपको पौरव राजवंश याद रखना है। और इसमें किस राजधानी का पता चलता है, ब्रह्मपुर पौरव राजाओं के उस टाइम पर राजधानी थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूची फर्स्ट में दिए गए तथ्यों का मेल सूची सेकंड में दिए गए स्थानों से कीजिए और नीचे लिखे कोड से सही उत्तर बताइए। तो देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ यहाँ पे सुमेलित करना है और फिर आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो देखिए, भारतीय सैन्य अकादमी की बात करें तो कहाँ पर स्थित है, जल्दी से बताएं। भारतीय सैन्य अकादमी, आप सभी लोग भी अपना आंसर लगाएं। तो देखिए, भारतीय सैन्य अकादमी आपका है देहरादून में। इसके अलावा फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है, चमोली में स्थित है। और भेल जो है ये आपके कहाँ पर स्थित है, जल्दी से आंसर लगाएं। ये है आपके हरिद्वार में। और पिंडारी ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है, पिंडारी ग्लेशियर है आपके बागेश्वर में। तो इस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इस हिसाब से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, अल्मोड़ा आलमनगर का संस्थापक कौन था? देखिए, अल्मोड़ा या फिर आलमनगर का संस्थापक बताना है कौन था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बालो कल्याण चंद, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। जो अल्मोड़ा यानी आलमनगर था उसके संस्थापक बताने हैं तो बालो कल्याण चंद यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, अल्मोड़ा नगर का नाम आलमनगर जो पड़ा था, अल्मोड़ा का नाम आलमनगर भी पड़ा था, तो किस के कारण ये आलमनगर नाम पड़ा था ये भी पूछा जा सकता है। तो आपको हर तरीके से क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ के याद रखना है ताकि आयोग आपसे कोई भी क्वेश्चन पुटअप करे तो आप वहाँ पे करेक्ट आंसर लगा के आए। तो देखिए, अल्मोड़ा का जो नाम है ये आलमनगर किस प्रभाव के कारण, मुगल प्रभाव के कारण पड़ा था। और अल्मोड़ा नगर की स्थापना की बात करें तो 1568 ईस्वी में कल्याण चंद के समय अल्मोड़ा नगर की स्थापना हुई। और चंद राजाओं के समय अल्मोड़ा को क्या कहा जाता था, राजापुर, राजापुर कहा जाता था। और 1790 ईस्वी में अल्मोड़ा पर गोरखाओं का अधिकार हो गया। और 1815 की बात करें तो 1815 में अल्मोड़ा जो है ये ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1658 ईस्वी में किस मुगल शहजादे ने श्रीनगर यानी गढ़वाल में शरण ली थी? तो देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है क्वेश्चन पेपर में, इसको जरूर ध्यान रखेंगे, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सुलेमान सिको, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। जो आपका मुगल शहजादा सुलेमान सिको था, इसने 1658 ईस्वी में कहाँ पर, श्रीनगर में शरण ली थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में निम्न में से किस स्थान पर प्राचीन शिलालेख मिले थे? तो देखिए, उत्तराखंड का कौन सा स्थान है जहां पर प्राचीन शिलालेख मिले? तो ये जो है ये है आपका स्थान कौन सा, कालसी, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, कालसी जो शिलालेख है ये 257 ईस्वी पूर्व का, ध्यान दीजिएगा, कालसी शिलालेख 257 ईस्वी पूर्व का अशोककालीन शिलालेख है। और इसकी खोज किसके द्वारा की गई ये भी पूछा जा सकता है। तो मिस्टर फॉरेट ने इसकी खोज की थी, कब की थी, 1860 ईस्वी में की थी। और इस शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया है ये आप सभी लोग आंसर करके बताएं कमेंट सेक्शन में। और कालसी का जो प्राचीन नाम था वो क्या था, सुधनगर या फिर कलकूट इसका प्राचीन नाम था। चलिए अगला देखेंगे, कुमाऊं राज्य के चंद वंश का अंतिम शासक कौन था? देखिए, कुमाऊं राज्य के चंद वंश का अंतिम शासक बताना है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है
महेंद्र चंद। चंद वंश का अंतिम शासक था महेंद्र चंद। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गोंड भूमि का अर्थ है। तो देखिए गोंड भूमि का क्या अर्थ होता है यहाँ पे बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंदिर को प्रदत्त भूमि। जो मंदिर को प्रदत्त भूमि होती है इसको कहा जाता है गोंड भूमि। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिमालयन डिस्ट्रिक्ट के लेखक कौन थे। तो देखिए हिमालयन डिस्ट्रिक्ट जो है इसके लेखक थे एटकिंसन, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है आपका यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड शासन की वीरचंद सिंह गढ़वाली योजना निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है। तो देखिए उत्तराखंड शासन की योजना है वीरचंद सिंह गढ़वाली योजना, जो कि किस क्षेत्र से संबंधित है, ये संबंधित है आपके पर्यटन के क्षेत्र से, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वीरचंद सिंह गढ़वाली योजना कब शुरू हुई, तो 1 जून, याद रखना है आपको, 1 जून 2002 को यह योजना शुरू की गई थी, जो कि पर्यटन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद की प्रति व्यक्ति आय 2016-17 में सर्वाधिक रही। तो देखिए उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार बताना है कि उत्तराखंड के किस जनपद की प्रति व्यक्ति आय 2016-17 में सर्वाधिक रही। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हरिद्वार जनपद, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए एक तरफ आपके स्थान दिए हुए हैं, दूसरी तरफ आपको जनपद दिए हुए हैं, तो कौन सा स्थान किस जनपद में स्थित है ये बताना है, और कौन सा सुमेलित नहीं है ये यहाँ पे आपको राइट कर लेना है। तो देखिए खिरसू की बात करें तो ये पौड़ी गढ़वाल में है, बिल्कुल करेक्ट है। औली जो है ये चमोली में है, ये भी बिल्कुल सही है। कौसानी पिथौरागढ़ में, देखिए कौसानी जो है ये पिथौरागढ़ में नहीं है आपका, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो कौसानी की बात करें तो ये स्थित है आपके किस जनपद में, बागेश्वर जनपद में, जबकि शीतला खेत जो है ये आपके अल्मोड़ा में है। तो इनकरेक्ट जो बताना है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य भारतीय राज्यों में किस स्थान पर है। तो देखिए यहाँ पे आयोग ने इसका राइट आंसर क्या माना है, आयोग ने इसका राइट आंसर 19वां माना है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है आयोग के अनुसार। लेकिन आपकी जो BS नेगी की किताब दी हुई है, BS नेगी की जो बुक है, तो उसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का देश में 18वां स्थान है और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर कौन सा स्थान है, 20वां स्थान है, जबकि आयोग ने यहाँ पे 19वां करेक्ट माना है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, आप ऑप्शन के हिसाब से करेक्ट लगाइएगा, जिस तरीके का आपका ऑप्शन दिया होगा आप उस हिसाब से करेक्ट लगा लीजिएगा। अगर आपको 18वां दिया होगा तो आप 18वां लगाएंगे वहाँ पे, अगर आपको 19वां दिया है तो यहाँ पे 19वां दिया है ऑप्शन में, तो आयोग ने 19वां बिल्कुल सही माना है। और उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, 1.69%। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तराखंड राज्य का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार है। तो देखिए उत्तराखंड राज्य का लिंगानुपात बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कितनी थी, 963। उत्तराखंड राज्य का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार है 963। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नीचे लिखे नामों में उस नेपाली राजा का नाम इंगित कीजिए जिसने 12वीं सदी के अंत में खसदेश, केदार भूमि और दानव भूतल प्रदेश पर राज्य किया था। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अशोक चल्ल। तो ये जो नेपाली राजा था वो कौन था, अशोक चल्ल था, जिसने 12वीं सदी के अंत में खसदेश, केदार भूमि और दानव भूतल प्रदेश पर राज्य किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ, ये बताना है। अगला क्वेश्चन कहता है कि चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ। अब आपके ऑप्शन दिए हैं टिहरी, चमोली, उत्तरकाशी और अल्मोड़ा। तो आपको यहाँ पे राइट आंसर लगाना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना आंसर भी लगाते रहें। स्टडी विद एम के साथ आप सभी लोग भी सपोर्ट कीजिए, अपना आंसर लगाएं कमेंट सेक्शन में जल्दी से। तो देखिए इसका राइट आंसर मैं बता देती हूँ जिनके नहीं आ रहा है जिन लोगों को, तो चमोली इसका करेक्ट आंसर है। चिपको आंदोलन कहाँ से, चमोली जिले से शुरू हुआ था।
ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनसंख्या 2000 जनगणना वाले जनपद हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर है हरिद्वार तथा रुद्रप्रयाग। उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद है हरिद्वार और न्यूनतम जनसंख्या वाला जनपद आपका कौन सा हो जाएगा, रुद्रप्रयाग। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में हुई थी। तो देखिए भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में हुई और कब हुई ये बताना है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 नवंबर 1960। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए वर्ष 1972 में पंतनगर विश्वविद्यालय का जो नाम है वो बदल कर क्या कर दिया गया, गोविंद वल्लभ पंत के नाम पर रखा गया और इसका नाम हो गया गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय। और देश में हरित क्रांति लाने का श्रेय भी किसे जाता है, पंतनगर में जो स्थित कृषि विश्वविद्यालय है इसी को ही जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के अस्तित्व में आने के बाद प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था। तो देखिए काफी यूनिक क्वेश्चन है और अक्सर ये क्वेश्चन भी देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड राज्य के अस्तित्व में आने के बाद प्रथम बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो कब लगा था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 मार्च 2016 को। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन और पूछा जा रहा है कि अब तक उत्तराखंड में कितने बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, ये क्वेश्चन भी आयोग द्वारा पूछा जा रहा है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा और इसका आंसर भी आप कमेंट करके बताइएगा कि कितने बार अभी तक राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से ब्रिटिश कुमाऊं के किस कमिश्नर ने पुलिस व्यवस्था के स्थान पर सामान्य प्रशासन के लिए पटवारी व्यवस्था लागू की थी। यूनिक क्वेश्चन है एकदम। तो देखिए कौन से ये कमिश्नर थे जिन्होंने पुलिस व्यवस्था के स्थान पर सामान्य प्रशासन के लिए पटवारी व्यवस्था को लागू किया था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा श्री ट्रेल ने यह व्यवस्था लागू की थी। पटवारी व्यवस्था ट्रेल के द्वारा लागू की गई थी, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड की विधानसभा में अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों के लिए कितने स्थान आरक्षित किए गए हैं। तो देखिए उत्तराखंड की विधानसभा में अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों के लिए कितने स्थान आरक्षित किए गए हैं, 13 स्थान। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ब्रिटिश गढ़वाल का 1840 में मुख्यालय कहाँ था। तो देखिए ब्रिटिश गढ़वाल का 1840 में जो मुख्यालय था वो कहाँ पे था, पौड़ी में था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए पौड़ी जनपद के गठन की बात करें तो कब किया गया, 1840 में पौड़ी जनपद का गठन हुआ और 1840 में ही ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर से पौड़ी स्थानांतरित की गई। इससे पहले ब्रिटिश गढ़वाल की जो राजधानी थी वो श्रीनगर में हुआ करती थी। तो 1840 में श्रीनगर से कहाँ स्थानांतरित की गई, पौड़ी स्थानांतरित की गई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने हेतु राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है। तो देखिए उत्तराखंड में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्लोकन करने हेतु राज्य वित्त आयोग का जो गठन है वो किसके द्वारा ये किया जाता है, राज्यपाल के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अटल न्यू इंडिया चैलेंज किस वर्ष से प्रारंभ किया गया। अटल न्यू इंडिया चैलेंज इसे प्रारंभ किया गया था 2018-19 से। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ग्रामीण एवं कृषि विकास समिति की स्थापना कहाँ की गई थी। तो देखिए ग्रामीण एवं कृषि विकास समिति जो है इसकी स्थापना की गई थी हल्द्वानी में। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। आप कमेंट करके बताइएगा कि ग्रामीण एवं कृषि विकास समिति की स्थापना हल्द्वानी में किस वर्ष की गई। आप सभी लोग कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नैनीताल में राजभवन की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो देखिए नैनीताल में जो राजभवन है इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1897 में। 1897 में नैनीताल में राजभवन की स्थापना की गई थी, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 27 अप्रैल 1897 को नैनीताल राजभवन की नींव पड़ी और वर्ष 1900 ईस्वी में राजभवन बनकर पूर्ण तैयार हुआ था। और राजभवन का जो डिज़ाइन है वो किसके द्वारा किया गया था। देखिए राजभवन के डिज़ाइन का जो श्रेय है ये स्टीवंश
वंश और किसको, ऑरेटर को। राजभवन का डिज़ाइन जो किया था वो स्टीव वंश और ऑरेटर ने किया था, यानी कि राजभवन में डिज़ाइन, राजभवन के डिज़ाइन का जो श्रेय है ये स्टीव वंश और ऑरेटर को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, कुमाऊं मंडल विकास निगम एवं गढ़वाल मंडल विकास निगम की स्थापना कब की गई। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आयोग के द्वारा पूछा जा चुका है पहले। तो देखिए, कुमाऊं मंडल विकास निगम और गढ़वाल मंडल विकास निगम की जो स्थापना है ये कब की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 मार्च 1976, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत है। तो देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार बताना है कि उत्तराखंड की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 18.76%, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, स्टॉकहोम में प्रथम बार पर्यावरण पर संगोष्ठी किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी। तो देखिए, स्टॉकहोम में पहली बार पर्यावरण पर संगोष्ठी प्रस्तावित की गई थी किस वर्ष, वर्ष 1968 में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। उत्तराखंड राज्य में वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल है। तो उत्तराखंड राज्य में वनों के अंतर्गत आने वाला जो क्षेत्रफल है ये कौन सा क्षेत्रफल हो जाएगा आपका, दिए गए ऑप्शन में। जल्दी से आंसर लगाएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन ए, 34,651 वर्ग किलोमीटर। उत्तराखंड राज्य में वनों के अंतर्गत का जो क्षेत्रफल है ये कितना है, 34,651 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। झिरौली जो कि कहाँ पर, किस जनपद में है, बागेश्वर जनपद में है। और चंडाक ये आपके स्थित है पिथौरागढ़ जनपद में। तो देखिए, झिरौली और चंडाक में कौन सा खनिज मुख्य रूप से पाया जाता है ये बताना है। तो देखिए, झिरौली और पिथौरागढ़ में मुख्य रूप से पाया जाने वाला खनिज है मैग्नेसाइट। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सुगंध पादप केंद्र यानी कि CAP उत्तराखंड में किस स्थान पर स्थित है। तो देखिए, सुगंध पादप केंद्र जो है ये स्थित है आपके कहाँ पर, सेला कुई में। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में महिला साक्षरता न्यूनतम थी। तो देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार किस जनपद में महिला साक्षरता न्यूनतम थी। ये जनपद है आपका कौन सा, उत्तरकाशी जनपद। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हिमालय के लिए उत्तराखंड आजीविका सुधार प्रोजेक्ट यानी कि ULIPH प्रतिबंधित किया जाता है। तो देखिए, ULIPH प्रतिबंधित किया जाता है उत्तराखंड ग्राम विकास समिति द्वारा। ULIPH जो है प्रतिबंधित किसके द्वारा किया जाता है, उत्तराखंड ग्राम विकास समिति के द्वारा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सूची फर्स्ट में दिए गए तथ्यों का मेल सूची सेकंड में दिए गए स्थानों से कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर बताइए। तो देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कर लेना है सबसे पहले। तो देखिए, अधिकतम क्षेत्रफल वाला जिला जो है ये बताना है कौन सा जिला है। आप सभी लोग भी आंसर लगाएं जल्दी से। तो देखिए, अधिकतम क्षेत्रफल वाला जो जिला है ये है आपका उत्तरकाशी जिला। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, चंपावत जिला है। अधिकतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा जिला हो जाएगा, हरिद्वार जिला। और अधिकतम साक्षरता वाला जिला है देहरादून जिला। तो इस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी मद उत्तराखंड राज्य सकल घरेलू उत्पाद के आकलन में 2019-20 के दौरान प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। तो देखिए, कौन सी ये मद उत्तराखंड राज्य में सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP के आकलन में 2019-20 के दौरान प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। उत्तराखंड सरकार द्वारा किस तिथि को किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना प्रारंभ की गई। तो देखिए, किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना आपको जो फॉरेस्ट गार्ड की क्लास दी जा रही थी उसमें आपको मैंने बताया था, इन डिटेल बताया था कि किसान प्रोत्साहन योजना को कब प्रारंभ किया गया। तो जो लोग क्लासेस फॉलो कर रहे हैं प्रॉपरली तो उन्हें तो पता ही होगा। जल्दी से आप अपना आंसर लगाएं।
और जिन्हें नहीं पता है वो मैं बता देती हूँ कि 15 अगस्त 2014 को किसान प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।